हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक अगेन टू शिक्षा में क्लासेस। जो हमारा पहला बाउंड्री का टाइप है वो है कन्वर्जेंट बाउंड्री। अब दूसरा केस, अब अगर ओशनिक प्लेट भी है और दूसरी भी ओशनिक प्लेट है, वॉल्केनोज ज्यादा देखने को मिलेंगे। ठीक है, जहां वॉल्केनोज ज्यादा होंगे वहां पर अर्थक्वेक आपको ज्यादा देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। था ट्रांसफॉर्म बाउंड्री का, वहां पर कोलाइड नहीं करी थी, बस क्या करी थी, स्लाइटली पास कर रही थी प्लेस। ठीक है, वियतनाम नहीं आए, सॉरी। ठीक है, वेनेजुला लेते हैं, क्या है ये, आ गई रिंग ऑफ फायर। ठीक है, रॉक है, बहुत मिलियंस ऑफ ईयर से ऐसी पड़ा हुआ है, लेकिन अब इस रॉक के ऊपर बहुत टाइम से बारिश भी आ रही है। ठीक है, बारिश आ रही है, हवाएं चल रही हैं, विंड आ रही है। कि वो डिफाइन वेदरिंग, व्हाट इज वेदरिंग, टाइप्स ऑफ वेदरिंग। ठीक है, वेदरिंग का क्या रोल रहता है लैंडफॉर्म्स को क्रिएट करने में। तो जैसा कि आप सबको पता है, हमने जो है अपना ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 2 जो है वो स्टार्ट कर दिया है। तो लास्ट पार्ट में हमने जो है कुछ टेक्टोनिक प्लेट्स के बारे में पढ़ा था, जो कि हमारा चैप्टर 2 का पार्ट था, जिसका क्या नाम है, चैप्टर 1 चैप्टर 2। ठीक है, शेपिंग ऑफ द अर्थ सरफेस, जिसकी हमने बात करी थी कि अर्थ का शेप कैसा है, अर्थ को मूव करने में किसका रोल रहता है, टेक्टोनिक प्लेट्स क्या हैं, इन सब के बारे में थोड़ा सा पढ़ा था। कन्वेक्शन करंट क्या होता है, टेक्टोनिक प्लेट्स मूव कैसे करती हैं, अर्थ की कौन कौन सी लेयर हैं और किस किस लेयर का क्या क्या रोल है। तो सारी चीजों के बारे में हमने अच्छे से डिटेल में पढ़ लिया था। उम्मीद करता हूं लास्ट लेक्चर आपने देख लिया होगा। अगर जिसने नहीं देखा है तो प्लीज पहले वो देख कर आइए, क्योंकि ये प्रॉपर सीरीज चल रही है पार्ट वाइज। अगर एक भी पार्ट मिस हो गया तो चैप्टर समझ में नहीं आएगा। और जिसने देख लिया है तो उम्मीद करता हूं अच्छे से सारे डाउट्स उसके क्लियर हो गए होंगे, और जो नहीं हुए होंगे तो वो मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं, जो कि पार्ट 2 रहने वाला है। हमने लास्ट लेक्चर में अपना कन्वेक्शन करंट तक पढ़ लिया था कि कन्वेक्शन करंट क्या होते हैं, कैसे काम करते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था, कन्वेक्शन करंट के बारे में हम टेक्टोनिक प्लेट्स के टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे। टेक्टोनिक प्लेट्स की जो बाउंड्री होती हैं वो कौन कौन से टाइप्स की होती हैं, जिसका मैंने बारे में बताया था आपको 3 मेजर टाइप्स की होती हैं। उन टाइप्स के बारे में आज हम पढ़ेंगे। चलिए तो बिना टाइम वेस्ट किए चैप्टर को स्टार्ट करते हैं और आगे बढ़ते हैं। ठीक है, यहां तक हमने कर लिया था प्लेट बाउंड्रीज तक। ठीक है, 3 मेजर प्लेट बाउंड्रीज होती हैं, हमने इसकी बात करी थी। कितनी, 3 मेन टाइप्स की प्लेट बाउंड्रीज होती हैं। अब तीनों मेजर बाउंड्रीज के बारे में पढ़ेंगे हम कि तीनों मेजर बाउंड्रीज कौन कौन सी होती हैं। ठीक है, तो चलो सबसे पहले आ रही है हमारी कन्वर्जेंट बाउंड्री। अब बेसिकली कन्वर्जेंट बाउंड्री क्या है, तो कन्वर्जेंट बाउंड्री एक टेक्टोनिक प्लेट्स का पार्ट है, जो कि बाउंड करती है किसे, प्लेट्स को। अब टेक्टोनिक प्लेट्स जो होती हैं, मैंने आप सबको बताया था किस जगह प्रेजेंट होती हैं, वेरी गुड, लिथोस्फीयर में प्रेजेंट होती हैं। अब लिथोस्फीयर के नीचे एक सेमी मोल्टन लेयर होती है, जिसका नाम क्या है, एंथेनोस्फीयर है। ये भी हमें पता था, जो कि क्या करती है, टेक्टोनिक प्लेट्स को हल्के हल्के से ओवर द पीरियड ऑफ टाइम क्या करती है, हिलाती रहती है। ठीक है, मूव कराती रहती है, जिसमें से जो हमारा पहला बाउंड्री का टाइप है वो है कन्वर्जेंट बाउंड्री। अब कन्वर्जेंट बाउंड्री जो होती है वो ऐसी बाउंड्री होती है जो टेक्टोनिक प्लेट्स की बाउंड्री ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आपस में पास आती रहती हैं और कोलाइड कर जाती हैं। ठीक है, अब कन्वर्जेंट बाउंड्री को सिंपल वर्ड्स में ऐसे कह सकते हो कि वो टेक्टोनिक प्लेट्स जो आपस में स्लाइड करते करते करीब आ जाती हैं और कोलाइड कर जाती हैं, टकरा जाती हैं, उन्हें हम सिंपल क्या कहते हैं, कन्वर्जेंट बाउंड्रीज कहते हैं। ठीक है, बस इतना ही है कन्वर्जेंट बाउंड्री का। अब इसमें जो है 3 केसेस बनते हैं कन्वर्जेंट बाउंड्री के अंदर। ठीक है, अब वो 3 केसेस क्या बनते हैं वो मैं समझाता हूं, पहले इनका देख लेते हैं ये क्या कह रहे हैं। कन्वर्जेंट बाउंड्री वेयर 2 प्लेट्स मूव टुवर्ड ईच अदर। ठीक है, 2 प्लेट्स जो क्या कर रही हैं, टुवर्ड्स, करीब आ रही हैं एक दूसरे के। व्हेन कॉन्टिनेंटल प्लेट्स कोलाइड दे फॉर्म फोल्ड माउंटेन सच एज हिमालयाज। अब कॉन्टिनेंटल प्लेट्स, अब यहां पर एक कॉन्टिनेंटल प्लेट्स आया है तो आपके दिमाग में फौरन हिट कर जाना चाहिए कि एक कॉन्टिनेंटल प्लेट हो गई तो दूसरी कौन सी होगी, ऑफ कोर्स ओशियन प्लेट होगी। क्योंकि हमने बात करी थी 2 टाइप्स की प्लेट होती हैं क्रस्ट में, कौन कौन सी, कॉन्टिनेंटल और ओशियनिक क्रस्ट। ठीक है, वेरी गुड। तो वो कोलाइड कर जाती हैं, और जब कॉन्टिनेंटल प्लेट्स आपस में टकराती हैं, जब दोनों आपस में कोलाइड करती हैं, तो वो क्या बनाती हैं, फोल्ड माउंटेन्स बनाती हैं, जिसका जो कि क्या है हमारा, हिमालय इज द एग्जांपल ऑफ फोल्ड माउंटेन्स। यंग फोल्ड माउंटेन्स सुना होगा, हिमालय को कहा जाता है, जो कि 3 पार्ट में डिवाइड है, हिमाचल, हिमाद्री और शिवालिक। ठीक है, उनकी बात करेंगे आगे डिटेल में अच्छे से, और इनका फॉर्मेशन कैसे हुआ उसकी भी बात करेंगे हिमालय की। ठीक है, when an oceanic plates collide with a continental plate, the oceanic plate sinks beneath the continental plate, leading to volcanic activity। अब दूसरा केस क्या बनता है, एक कॉन्टिनेंटल प्लेट है लेकिन दूसरी कौन सी, ओशियनिक प्लेट है। ठीक है, एक कॉन्टिनेंटल प्लेट हो गई आपकी और दूसरी ओशियनिक प्लेट है। अब जब कॉन्टिनेंटल और ओशियनिक प्लेट्स आपस में कोलाइड करेंगी तो क्या बनेगा,
तब आपको देखने को मिलेगी वॉल्केनिक एक्टिविटीज। क्या देखने को मिलेगा? वॉल्केनिक एक्टिविटीज देखने को मिलेगी। जैसा कि वॉल्केनिक एक्टिविटीज, जितने भी आप में वॉल्केनोस का फॉर्मेशन हुआ है वो इन्हीं वजह से हुआ है। अब मैं आपको बताता हूं उन 3 केस के बारे में जिसकी मैंने आपसे बात करी थी कन्वर्जेंट बाउंड्री के केस में। तो 3 केसेस क्या बनते हैं? सबसे पहला केस बनता है, हमें पता है 2 टाइप्स की जो होती है वो आपकी क्रस्ट होती है, एक ओशनिक क्रस्ट, दूसरी कॉन्टिनेंटल क्रस्ट। अब बाउंड्री भी यही होगी। तो बेसिकली होता क्या है, जब कॉन्टिनेंटल क्रस्ट ओशियनिक क्रस्ट से, जब कॉन्टिनेंटल क्रस्ट ओशियनिक क्रस्ट से कोलाइड करती है, टकराती है, तो किसका फॉर्मेशन होता है? एक्टिव वॉल्केनोस का फॉर्मेशन होता है। याद रखना, फिर एक बार रिपीट कर रहा हूं, जब कॉन्टिनेंटल प्लेट ओशियनिक प्लेट से कोलाइड करती है तब किसका फॉर्मेशन देखने को मिलता है हमें? वॉल्केनिक एक्टिविटीज का, वॉल्केनोस का फॉर्मेशन मिलता है। ये रहा हमारा पहला केस। अब दूसरा केस, अब अगर ओशियनिक प्लेट भी है और दूसरी भी ओशियनिक प्लेट है, अब ये दोनों आपस में कोलाइड करेंगी तो किसका फॉर्मेशन देखने को मिलेगा? तो फॉर्मेशन होगा स्टूडेंट रिज का। ठीक है, किसका? रिज का। अब ये रिज क्या होती हैं? तो बेसिकली अटलांटिक ओशन का नाम सुना होगा, बिल्कुल सुना होगा, अटलांटिक ओशन। वहां पर आपको एक्टिव वॉल्केनोस देखने को मिलेंगे जो कि पानी के अंदर मौजूद है। हाँ, पानी के अंदर भी वॉल्केनोस होती हैं। ठीक है, तो उनका फॉर्मेशन कैसे हुआ? तो जो पानी के अंदर वॉल्केनोस होती है ना, तो वो रिज की वजह से बनती हैं। ठीक है, किसकी वजह से? रिज की वजह से। जब ओशियनिक प्लेट और सामने वाली भी ओशियनिक प्लेट दोनों आपस में कोलाइड करेंगी तो एक ऊपर से रिज बन जाएगी इस टाइप में। ठीक है, हल्की सी उठी हुई रिज बन जाएगी, उसे ही कहते हैं हम जो ओशियन के नीचे वॉल्केनोस बनते हैं। तो ये सेकंड केस था हमारा, जब ओशियनिक और ओशियनिक प्लेट्स आपस में दोनों कोलाइड करती हैं। ठीक है, तब भी किसका फॉर्मेशन होगा? वॉल्केनोस का। लेकिन वो वॉल्केनोस हमें सी के अंदर, ओशियन के अंदर देखने को मिलेंगे। अब तीसरा केस होता है कॉन्टिनेंटल वर्सेस कॉन्टिनेंटल। ठीक है, ये वाली भी कॉन्टिनेंटल प्लेट है और ये वाली भी कॉन्टिनेंटल प्लेट है। अब ये दोनों आपस में कोलाइड करेंगी तो किसका फॉर्मेशन होगा? अभी अभी ऊपर पढ़ा है, किसका फॉर्मेशन होगा? यंग फोल्ड माउंटेन्स का फॉर्मेशन होगा, जैसा कि हिमालयास। ठीक है, किसका फॉर्मेशन होगा? यंग फोल्ड माउंटेन्स का फॉर्मेशन होगा, जो कि हमारा किसका एग्जांपल है? हिमालयस का एग्जांपल है। अब चलो, अब जल्दी से मुझे बताओ, हिमालयस का फॉर्मेशन कौन कौन सी 2 टेक्टोनिक प्लेट्स के टकराने से हुआ है? जल्दी बताओ, थोड़ा दिमाग लगाओ, बहुत आसान है। तो वेरी गुड, जिसने पता होगा उसे बहुत आसानी से बता देगा वो। तो वो कौन सी 2 प्लेटें थी? एक तो यूरेशियन और दूसरी इंडो ऑस्ट्रेलियन। ठीक है, जब यूरेशियन और इंडो ऑस्ट्रेलियन दोनों कॉन्टिनेंटल प्लेट हैं, ठीक है, याद रखना, तो जब दोनों कॉन्टिनेंटल प्लेट्स आपस में टकराई तो किसका फॉर्मेशन हुआ? हिमालयस का फॉर्मेशन हुआ। ठीक है, ये थे हमारे 3 केस, किसके? कन्वर्जेंट बाउंड्री के। उम्मीद करता हूं अच्छे से ये तीनों केसेस समझ में आ गए होंगे। चलो आगे की तरफ बढ़ते हैं। अब वॉल्केनिक एक्टिविटीज के साथ जहां वॉल्केनोज होंगी, जहां पर आपको ओशियनिक कॉन्टिनेंटल बाउंड्रीज देखने को मिलेगी, तो वहां दूसरी चीज और क्या होगी? ऑफ कोर्स अर्थक्वेक्स देखने को मिलेंगे। ठीक है, अर्थक्वेक देखने को मिलेंगे। अर्थक्वेक हमेशा याद रखिएगा उस रीजन में आएंगे जहां पर आपको वॉल्केनोज ज्यादा देखने को मिलेंगे। ठीक है, जहां वॉल्केनोज ज्यादा होंगे वहां पर अर्थक्वेक आपको ज्यादा देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। इसके बाद आता है दूसरी बाउंड्री हमारी, डाइवर्जेंट बाउंड्री। ठीक है, अब पहली कौन सी बाउंड्री थी? कन्वर्जेंट बाउंड्री। तो कन्वर्जेंट बाउंड्री में क्या था? जब प्लेट आपस में कोलाइड कर रही थी तब क्या बन रही थी? कन्वर्जेंट बाउंड्री कह रहे थे हमें। अब डाइवर्जेंट बाउंड्री में ठीक उसी का उल्टा कर दो। अब प्लेट पास नहीं कोलाइड करेंगी, अब प्लेट आपस में दूर जा रही है। ठीक है, अब प्लेट जब आपस में दूर जाएंगी तब वो क्या होंगी? वो पार्ट होगा डाइवर्जेंट बाउंड्री का पार्ट। जैसे कि डाइवर्जेंट बाउंड्री वेयर प्लेट्स मूव्स अवे फ्रॉम ईच अदर। ठीक है, मूव्स अवे फ्रॉम ईच अदर। इन दिस केस मैग्मा राइजेस फ्रॉम बिलो द फॉर्म्स न्यू क्रस्ट। ठीक है, जो कि क्या होगा? जब प्लेट्स आपस में दूर जाएंगी तो किसका राइज होगा? मैग्मा का राइज होगा। ठीक है, मैग्मा का राइज होगा, फॉर्म्स बिलो द न्यू क्रस्ट, और वहां पर न्यू क्रस्ट डेवलप होने लगेगी, क्रिएटिंग फीचर्स। अब वहां पर कुछ फीचर्स क्रिएट होंगे जब प्लेट्स आपस में दूर जाएंगी, जैसे कि मिड ओशियन रिज। वही वाली बात आ गई, मिड ओशियन रिज, जो कि मैंने आपको बताया था, मिड ओशियन रिज डेवलप हो जाएंगी। ठीक है, ओशियनिक प्लेट्स के टकराने से भी होती हैं, और जब डाइवर्जेंट में प्लेट्स दूर जाती हैं तब भी वहां पर हमें मिड ओशियन रिज देखने को मिलेगी। कभी एटलांटिक ओशियंस को डालना यूट्यूब वगैरह पर और वहां पर रिज वगैरह देखना तो क्लियरली समझ में आ जाएगा कि मिड रिज किसे कहते हैं। ठीक है, ये थी आपकी मिड रिज की बात।
द मिड एटलांटिक रिज इज अ गुड एग्जांपल। वही वाली बात आ गई, ठीक है, किसका? मिड एटलांटिक रिज। एटलांटिक के अंदर सबसे ज्यादा आपको रिज देखने को मिलेगी। क्यों? क्योंकि वहां पर डाइवर्जेंट का भी केस बनता है और कन्वर्जेंट का भी केस बनता है। ओशियनिक और ओशियनिक प्लेट्स भी टकराती हैं, कोलाइड करती हैं, और ओशियनिक और ओशियनिक प्लेट दूर भी जाती हैं, ठीक है। जब दूर जाएंगी तो क्या देखने को मिलेगा? मिड रिज देखने को मिलेगी, ठीक है। ये थे आपका किसका केस? डाइवर्जेंट का केस। क्लियर? चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं, जो कि हमारा नेक्स्ट है ट्रांसफॉर्म बाउंड्री, ठीक है। ट्रांसफॉर्म बाउंड्री क्या? तो बेसिकली पहला था करीब आ रही थी, कोलाइड कर रही थी, कन्वर्जेंट हो गई। दूसरा क्या था? दूर जा रही थी, तो किसका केस था? डाइवर्जेंट का था। अब तीसरा केस है ट्रांसफॉर्म बाउंड्री। ट्रांसफॉर्म बाउंड्री क्या? जब प्लेट आपस में करीब तो आती हैं लेकिन टकराती नहीं है, कोलाइड नहीं करती हैं, क्या करती हैं? स्लाइडली बस हल्का हल्का सा छुलती रहेंगी एक दूसरे से। वो कहते हैं हम किसे? ट्रांसफॉर्म बाउंड्रीज में। ट्रांसफॉर्म बाउंड्री वेयर प्लेट स्लाइड्स पास्ट ईच अदर विदाउट क्रिएटिंग और डिस्ट्रॉइंग क्रस्ट, ठीक है। क्या करती हैं? प्लेट स्लाइड पास्ट, ठीक है, स्लाइड पास्ट करती हैं विदाउट क्रिएटिंग और डिस्ट्रॉइंग क्रस्ट। ना तो कोई नुकसान पहुंचाती हैं क्रस्ट की ऊपरी सतह को और ना कुछ बनाती हैं वहां पर, सिर्फ बस क्लोजली स्लाइडली पास्ट करती रहेंगी, ठीक है। वो उन्हें कहते हैं हम कौन सी? ट्रांसफॉर्म बाउंड्रीज कहते हैं। दिस टाइप ऑफ मूवमेंट मेनली कॉज्ड अर्थक्वेक। और यही मूवमेंट क्या करता है? जब आपस में प्लेट स्लाइड कर जाती हैं, वही क्या बनाते हैं? आपका अर्थक्वेक बनाते हैं, ठीक है। अर्थक्वेक अभी वियतनाम का सुना होगा, अर्थक्वेक आया था, तो वहां पर यही केस देखा गया था ट्रांसफॉर्म बाउंड्री का। वहां पर कोलाइड नहीं करी थी, बट क्या करी थी? स्लाइडली पास कर रही थी प्लेस, ठीक है। वियतनाम नहीं आए, सॉरी, ठीक है, वेनेजुएला, ठीक है, बाय मिस्टेक वेनेजुएला, ठीक है, वियतनाम नहीं, वेनेजुएला में आया था अर्थक्वेक, ठीक है। तो उसका केस अगर आप देखोगे तो वहां पर आपको पता चल जाएगा, जैसे कि अलोंग सच एज सैन एंड्रियास फॉल्ट इन द यूनाइटेड स्टेट, जो कि एग्जांपल बताया गया है आपको किसका? सैन एंड्रियास, जो कि यूनाइटेड स्टेट्स में मौजूद है। तो ये एग्जांपल किसका था? ट्रांसफॉर्म बाउंड्रीज का था। अगर एक मैं आपको ट्रिक बताता हूं, ठीक है, अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि टेक्टोनिक प्लेट्स को डिफाइन करिए और इनके टाइप्स को बताइए, तो पूरा अगर आप अच्छे से एग्जाम्पल के साथ लिखेंगे, हमेशा याद रखिएगा जब भी आप क्वेश्चन लिखें उसे अच्छे से डिफाइन करने के साथ साथ उसमें एग्जाम्पल्स और ऐड करिए। इससे क्या होता है? इससे आपका ही इंप्रेशन पड़ेगा कि इस बच्चे को कुछ आता है। क्यों? क्योंकि आपने एग्जाम्पल्स ऐड करे हैं, आपको उस चीज के साथ थ्योरी के साथ साथ सिर्फ आपने उसे रटा नहीं है, आपको उसकी नॉलेज भी है, ठीक है। तो ये दर्शाता है आपकी नॉलेज को, ठीक है। तो एग्जाम्पल जरूर ऐड करा करो अपने एग्जाम पेपर में। क्लियर? देखो अब ये आ गई हमारी 7 मेजर टेक्टोनिक प्लेट्स, ठीक है, जिसकी हमने बात करी थी। 7 मेजर टेक्टोनिक प्लेट जो कि कौन कौन सी हैं? आपकी नॉर्थ अमेरिकन प्लेट हो गई, जो कि ये रही, नीचे साउथ अमेरिकन प्लेट हो गई, ठीक है, ये रही, एक पैसिफिक ओशियन प्लेट हो गई, ये रही थर्ड, ठीक है, ये रही पैसिफिक ओशियन प्लेट, और ये रही अफ्रीकन प्लेट, ये यूरेशियन टेक्टोनिक प्लेट जो कि यूरेशिया, यूरोप और एशिया के मिलने से बनी है, और इसके बाद है इंडो ऑस्ट्रेलियन टेक्टोनिक प्लेट्स, ठीक है, इंडो ऑस्ट्रेलियन टेक्टोनिक प्लेट्स। अब अगर थोड़ा सा बुक में मैप खोलो तो समझ में आएगा कि इन दोनों के बीच में देखो इस जगह पर, ठीक है, इस जगह पर आपको हिमालयाज यहीं तो मौजूद हैं, तो दोनों प्लेट्स यहीं आकर मिल रही हैं, यूरेशियन भी और इंडो ऑस्ट्रेलियन भी। तो ये दोनों जब प्लेट्स आपस में टकराई तो यहां पर किसका फॉर्मेशन हुआ था? नेपाल वाली साइड में हिमालयाज का फॉर्मेशन हुआ था, जिसकी अभी हमने पीछे बात करी है, ठीक है। तो किसकी वजह से हुआ था? यूरेशियन और इंडो ऑस्ट्रेलियन टेक्टोनिक प्लेट्स की वजह से। और लास्टली हमारी एक और टेक्टोनिक प्लेट्स है जिसका नाम है एटलांटिक टेक्टोनिक प्लेट्स, ठीक है। तो 7 मेजर टेक्टोनिक प्लेट्स हैं जिसके आपके नाम जरूर याद होने चाहिए, ठीक है। यहां तक क्लियर? प्लेट्स समझ में आ गई, टाइप समझ में आ गए। अगर कोई डाउट हो तो मुझसे पूछ लीजिएगा। नेक्स्ट देखते हैं हम, प्लेट टेक्टोनिक प्लेट्स प्लेज अ मेजर रोल इन शेपिंग द अर्थ सरफेस। ऑफ कोर्स हम शुरू से ही पढ़ते हुए आ रहे हैं, अर्थ की सरफेस में एक बहुत वाइटल, एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं कौन? टेक्टोनिक प्लेट्स। ऑफ कोर्स the movement of plate leads to the formation of mountains, valleys, ओशियन बेसिन, वॉल्केनोस एंड अर्थक्वेक। सारी चीजें किसकी वजह से होती हैं? टेक्टोनिक प्लेट्स की वजह से हुए। माउंटेन्स बने, यंगफोल्ड माउंटेन जैसे हिमालयाज हो गए, ठीक है। वैलीज देखने को मिली, जैसे मिड वैलीज होती हैं हिमाचल वगैरह में, यू शेप्ड वैली होती हैं, आई शेप्ड वैलीज होती हैं, जॉर्ज होते हैं, इन सब का क्रिएशन हुआ वैलीज का। ओशियन बेसिन का क्रिएशन हुआ, वॉल्केनोस का क्रिएशन हुआ, अर्थक्वेक का क्रिएशन हुआ। ये सब टेक्टोनिक प्लेट्स का ही काम रहा है। इट ऑल्सो एक्सप्लेन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कॉन्टिनेंटल एंड ओशियन अक्रॉस द अर्थ, ठीक है। कॉन्टिनेंटल और ओशियन को क्या करा है? आपको एक्सप्लेन करा गया कि कैसे डिस्ट्रीब्यूट हुई हुई हैं ये दोनों प्लेट्स आपस में। मोस्ट ऑफ अर्थक्वेक एंड वॉल्केनो
अकर अलोंग द प्लेट बाउंड्री। ठीक है, मैंने आपको बताया था जब लेक्चर की स्टार्टिंग हो रही थी कि अर्थक्वेक कहां देखने को मिलेगा, जहां पर वॉल्केनोज होंगे ज्यादातर। ठीक है, मोस्ट अर्थक्वेक और वॉल्केनोज, जहां वॉल्केनो होंगे वहां अर्थक्वेक देखने को मिलेगा, और जहां अर्थक्वेक ज्यादा आ रहे होंगे वहां ऑफकोर्स वॉल्केनो ज्यादा होंगे। ठीक है, इन्हीं की वजह से हमें अर्थक्वेक्स देखने को मिलते हैं वॉल्केनोस की वजह से, स्पेशली अराउंड द पैसिफिक ओशन एन एरिया नोन एज रिंग ऑफ फायर। बहुत से बच्चों को ये नाम पहले भी सुन चुके होंगे, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, मेजर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है कि रिंग ऑफ फायर किस ओशन को कहते हैं, रिंग ऑफ फायर में कौन सा ट्रेंच पाया जाता है, मैरिना ट्रेंच हो गया। ठीक है, ये सारी चीजें साथ साथ जनरल नॉलेज भी मैं देता चलूंगा। ठीक है, तो इस वजह से बुलेट पॉइंट्स में सारी चीजों को लिखते रहना, कहीं कुछ रहेगा नहीं। ठीक है, तो रिंग ऑफ फायर जो पैसिफिक ओशन में, आपका जो पैसिफिक ओशन चारों तरफ से वॉल्केनोस की तरफ से घिरा हुआ है, उसे क्यों कहा गया है रिंग ऑफ फायर? क्यों? क्योंकि जो पैसिफिक ओशन एक आपका यू शेप बना रहा है, आगे मैं इमेज में दिखाऊंगा, जो यू शेप बना रहा है उसे ही कहते हैं हम रिंग ऑफ फायर। बेसिकली एक रिंग बना रही है किसकी? फायर की, यानी कि वॉल्केनोस की। चलो वो रिंग ऑफ फायर भी देख लेते हैं क्या है। ये आ गई रिंग ऑफ फायर। ठीक है, जैसा कि आप देख सकते हो, ये साउथ अमेरिका से शुरू होता हुआ आपका नॉर्थ अमेरिका कवर करता हुआ, ठीक है, और यहां पर क्या है? पैसिफिक ओशन, बीच में आपको पैसिफिक ओशन देखने को मिलेगा, और पूरा जापान वाला और कुछ पार्ट अगर आप देखोगे तो यहां पर आपको इंडिया वाला ही पार्ट देखने को मिलेगा। ठीक है, जो कि कहां पर है? अगर मैं आपसे पूछूं इंडिया में एक एक्टिव वॉल्केनो भी है, तो आपका जवाब होना चाहिए जी सर बिल्कुल है। कहां पर है? अंडमान एंड निकोबार में मौजूद है। इंडिया में अभी भी प्रेजेंट डे एक एक्टिव वॉल्केनो है, कहां पर? अंडमान एंड निकोबार में। तो ये जो आपको पूरी रिंग देखने को मिल रही है, इसे ही कहा जाता है क्या? रिंग ऑफ फायर। ठीक है, यही क्या है? आपकी पूरी रिंग ऑफ फायर है। अब इसमें दो केसेस बनते हैं। पहला, एक्टिव वॉल्केनोस, जहां पर आपको ब्लैक ब्लैक डॉट्स देखने को मिलेंगे, वहां पर क्या है? आपको एक्टिव वॉल्केनोस। अगर एक चीज नोटिस करी होगी कि जहां पर वॉल्केनोस है वहीं पर ही सबसे ज्यादा अर्थक्वेक है। ठीक है, देखो यहां पर कोई वॉल्केनो नहीं है, तो यहां पर आपको कोई रेड साइन नहीं नजर आ रहा होगा, वो तो मेरे पेन का है। ठीक है, यहां पर कोई साइन नजर नहीं आ रहा होगा, इस वजह से क्योंकि वहां पर कोई वॉल्केनो ही नहीं है। तो जो मैंने बताया था, जहां वॉल्केनो होंगे वहां पर आपको मेजर अर्थक्वेक्स देखने को मिलेंगे। अब जरूरी नहीं है कि जिस जगह वॉल्केनो है उसी कंट्री में या उसी स्टेट में वॉल्केनो वो अर्थक्वेक आएगा, उसके आसपास वाली कंट्रीज में ही फील करा जा सकता है। क्यों? क्योंकि टेक्टोनिक प्लेट सिर्फ एक स्लैब थोड़ी नहीं है, एक बहुत बड़ी स्लैब है, जो कि एक कंट्री नहीं बहुत सारी कंट्रीज को अपने साथ लेती हुई कवर करती हुई चलती है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं ये रिंग ऑफ फायर समझ में आ गया होगा। मैप शोइंग द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अर्थक्वेक एंड वॉल्केनोस। अगर ना आया हो तो अच्छे से एक बार बुक में देख लेना, रिंग ऑफ फायर अच्छे से क्लियर हो जाएगी। क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं। बस बेसिकली इस चार्ट में आपको, इस डायग्राम में आपको यही समझाया गया, रिंग ऑफ फायर यानी कि जिसमें एक्टिव वॉल्केनोज भी है, ब्लैक पॉइंट्स और रेड अर्थक्वेक ओरिजिन्स हैं। ठीक है, ये थी आपकी रिंग ऑफ फायर, जो कि कहां मौजूद है? पैसिफिक ओशियन में मौजूद है। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, ये तो आपकी बुक में भी सब गिवन होगा। ठीक है, कि अर्थक्वेक कैसे आते हैं, डज इंडिया हैव अ रिस्क ऑफ अर्थक्वेक? तो अर्थक्वेक का रिस्क है इंडिया में। ठीक है, क्यों है? क्योंकि अफगानिस्तान वाला जो पार्ट है और जो नेपाल वाला पार्ट है, वहां पर दोनों प्लेट्स क्या हो रही हैं? मिल रही हैं आकर। तो हो सकता है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जब वो प्लेट्स आपस में मिल रही हैं, ठीक है, जुड़ रही हैं, तो वो क्या करेंगी? हल्की हल्की सी मूव करती रहेंगी, जो कि हमने ट्रांसफॉर्म में देखा था, ट्रांसफॉर्म बाउंड्री में देखा था। तो हल्की हल्की सी वो क्या करती रहेंगी? स्लाइटली पास करती रहेंगी। इसी वजह से हमें अर्थक्वेक का खतरा बहुत ज्यादा देखने को मिल सकता है इंडिया में। और इंडिया में अर्थक्वेक डेंसली स्टेट्स में आता है। जैसे कि अगर हम इंडिया में अर्थक्वेक की बात करें तो एक मेजर बहुत बड़ा अर्थक्वेक आया था 2001 में गुजरात में, जिसमें लाखों लोगों की मौत हुई थी। ठीक है, तो वो एक मेजर सेट बैक डिजास्टर था हमारा, जिसमें बहुत ज्यादा लोगों की डेथ हुई थी, बहुत ज्यादा नुकसान हुआ था, इकोनॉमी को बहुत ज्यादा नुकसान हुआ था। तो 2011 का जो मेजर अर्थक्वेक है उसकी बात करी जाती है इंडिया के अंदर। ठीक है, अगर कोई हो तो इसके अंदर कोई डाउट हो तो मुझसे पूछ लेना, वैसे ये बुक में मौजूद है, कुछ अगर ना आए समझ में तो मुझसे पूछ लीजिएगा। ठीक है, चलो यही सब बताया गया कि अर्थक्वेक को कैसे बताया जाता है। भूकंप के नाम से जाना जाता है, भूकंपा। ठीक है, भूकंपा क्या है? बेसिकली मेजर जो है वो तीन जो वो होते हैं, यानी कि जो गॉड्स होते हैं उनके नाम है। जैसे कि आपका वरुणा हो गया वाटर, ठीक है, वायु हो गया हवा, अग्नि हो गई फायर, और इंद्र हो गया हेवन या थंडर के जो गॉड होते हैं, इनका आपस में लिंक होता है। यानी कि ये क्या एशियन टाइम की बात करी गई है कि एशियन टाइम्स में लोग कैसे मानते थे भूकंप को। ठीक है, भूकंप आ गया, भूकंप आ गया, तो गॉड इसके जरिए से क्रिएट करते थे। ठीक है, यहां तक बात क्लियर? चलो
यहां पर भी देखो यही बताया गया है कि जैसे द मड वॉल्केनो एज बाराटांग आइलैंड, ठीक है, अंडमान एंड निकोबार में एक बाराटांग मड वॉल्केनो मौजूद है, ठीक है। मड वॉल्केनो कहां पर है? अंडमान एंड निकोबार में। क्या नाम है? बाराटांग वॉल्केनो नाम है। जैसा कि आप इस पिक्चर में देख सकते हो कि जहां पर वॉल्केनो होगा, ठीक है, वहां पर वॉल्केनो की वजह से आपको ऐसा एरिया देखने को मिल जाएगा, ठीक है, जैसा कि आप इस पिक्चर में भी देख सकते हो, जो कि मड वॉल्केनो का आपको एग्जाम्पल दिखाया गया है, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है अब इसके बाद मड वॉल्केनो, ठीक है। मड वॉल्केनो के बाद द प्रोसेस ऑफ वेदरिंग। अब यहां तक जो था आपका टेक्टोनिक प्लेट्स वाला, प्लेट बाउंड्री वाला, क्रस्ट वाला, लेयर्स का, ये हो गया है टॉपिक कंप्लीट। अब जो स्टार्टिंग हो रही है वो होगी आपके दो टॉपिक की। कौन कौन से? वेदरिंग और इरोजन, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक की स्टार्टिंग हो रही है जो कि क्या है? वेदरिंग और इरोजन। यहां तक उम्मीद करता हूं अच्छे से समझ में आ गया होगा, सारी चीजें डायग्राम के साथ एक एक चीज क्लियर हो गई होगी, ठीक है, सारी चीजें अच्छे से समझ में आ गई होंगी। चलो नेक्स्ट देखते हैं अब हम प्रोसेस ऑफ वेदरिंग एंड इरोजन। तो वेदरिंग एंड इरोजन प्ले अ वाइटल रोल इन डेवलपमेंट ऑफ लैंडफॉर्म बाय कंटिन्यूअसली ब्रेकिंग डाउन एंड रीशेपिंग द अर्थ सरफेस। तो बेसिकली वेदरिंग और इरोजन का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा है अर्थ को शेप करने में, ठीक है। अब ये वेदरिंग और इरोजन क्या है? बहुत से बच्चों को इसका मतलब नहीं पता होगा। तो देखो वेदरिंग और इरोजन को स्टार्टिंग में बेसिकली ऐसे समझो, मैं आपको तीन केसेस समझाता हूं, ठीक है, तीन केसेस आपस में समझाता हूं मैं कि वेदरिंग और इरोजन लैंडफॉर्म बनाने में क्या रोल प्ले करते हैं, क्या काम है। हमने तो अभी सर पढ़ा था कि लैंडफॉर्म जो है टेक्टोनिक प्लेट की वजह से बनते हैं, लेकिन अब आप कह रहे हैं वेदरिंग और इरोजन का भी रोल है, तो बिल्कुल है वेदरिंग और इरोजन का रोल। अब मैं वही बताता हूं कि वेदरिंग और इरोजन क्या इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं लैंडफॉर्म्स बनाने में। तो देखो फॉर एग्जाम्पल इसे लो, ये एक रॉक है, ठीक है, फॉर एग्जांपल ये एक रॉक है, रॉक है, बहुत मिलियंस ऑफ ईयर से ऐसी पड़ा हुआ है, लेकिन अब इस रॉक के ऊपर बहुत टाइम से बारिश भी आ रही है, ठीक है, बारिश आ रही है, हवाएं चल रही हैं, विंड आ रही है, तो ये क्या होगा? ये रॉक ओवर द पीरियड ऑफ टाइम छोटे छोटे पीसेस में टूट जाएगा, ठीक है, छोटे छोटे बड़े बड़े, छोटे छोटे बड़े बड़े पीसेस में क्या हो जाएगा? टूट जाएगा इस तरह से, ठीक है। क्यों? क्योंकि हवा भी चल रही है, बारिश भी आ रही है, फ्लड भी आ रही है, किसी चीज पे एक ही चीज पड़ती रहेगी, बूंदें, हवाएं, तो क्या देखने को मिलेगा? वो चीज ब्रेक डाउन हो जाएगी। तो इस प्रोसेस को, ये जो बारिश आ रही है, हवाएं चल रही हैं, इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? वेदरिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? वेदरिंग। डब्ल्यू से समझ जाना, वेदरिंग कहते हैं हम इस प्रोसेस को। अब ये जो रॉक है ये छोटे छोटे पीसेस में क्या हो गया? टूट गया, ब्रेक डाउन हो गया, किससे? वेदरिंग की वजह से। अब कोई चीज जब टूट जाती है उसके बाद फिर आंधी आएगी, बारिश आएगी, हवाएं चलेंगी, तो वो जो टूटी हुई चीज है वो क्या हो जाएगी? वो एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर हो जाएगी, ठीक है, बिल्कुल हो जाएगी ट्रांसफर, ठीक है, टूटने के बाद वो क्या हो जाएगी? ट्रांसफर हो जाएगी। ऐसे एग्जाम्पल लो, अगर घर में कहीं दीवार वगैरह गिर पड़ती है, कहीं वॉल वगैरह गिर पड़ती है बाहर रोड वगैरह पर, तो जब हवाएं चलती हैं, बारिश आती है, तो वो क्या होती है? एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट हो जाती है, बह जाती है, इसी वजह से। तो ये जो रॉक थे ये भी ओवर द पीरियड ऑफ टाइम क्या हुआ? एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर हो गए, ठीक है, बहकर चले गए। अब ये जो रॉक एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर हुए, इस प्रोसेस को कहते हैं हम इरोजन। क्या कहते हैं? इरोजन, ठीक है, अच्छे से समझना। वेदरिंग, जब रॉक टूटे थे बारिश की वजह से, हवा की वजह से, ठीक है, अब वो रॉक टूटकर एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर हो गई, किस चीज की वजह से? इरोजन की वजह से। अब वो एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर हो गए इरोजन की वजह से, तो वो क्या करेंगे? वो क्रिएट करेंगे अब डेपोजिशन। क्या करेंगे? डेपोजिशंस क्रिएट करेंगे, ठीक है, डेपोजिशंस क्रिएट करेंगे। अब वो एक जगह पर आकर अब मिल जाएंगे वो, ठीक है। अब जब कोई चीज मिल जाएगी तो वहां पर क्या देखने को मिलेगा हमें? लैंडफॉर्म्स देखने को मिलेंगे, वहां माउंटेन्स देखने को मिलेंगे, वहां वैलीज देखने को मिलेगी, वहां पर वाटरफॉल्स देखने को मिलेंगे, वहां पर रिवर्स देखने को मिलेंगे, वहां पर सॉइल्स फर्टाइल हो जाएगी, सेडिमेंट देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो यही जो है आपके तीन केसेस हैं, किसके? विंड, वेदरिंग, इरोजन और डेपोजिशन। वेदरिंग, जो बारिश आई, एक रॉक थे जो आपके कुछ भी पत्थर थे वो टूटे, अब टूटकर वो एक जगह आ गए, अब एक जगह से दूसरी जगह चले गए इरोजन की वजह से, अब एक जगह डिपोजिट हो गए, ठीक है, डिपॉजिट हो गए, जिससे हम क्या कहते हैं? डिपोजिशन कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं? डिपोजिशन कहते हैं, जो कि क्या बनाते हैं? लैंडफॉर्म्स बनाते हैं। क्या बनाते हैं? लैंडफॉर्म्स बनाते हैं, ठीक है। क्या बनाते हैं? लैंडफॉर्म्स बनाते हैं, किसकी वजह से? डिपोजिशन की वजह से, ठीक है। ये थी कुछ स्टोरी टाइप, मैंने आपको अच्छे से समझा दिया, उम्मीद करता हूं अच्छे से समझ में आ गया होगा वेदरिंग और इरोजन को। चलो
अब थ्योरी से थ्योरी देख लेते हैं क्या है, कंटिन्यूअसली ब्रेक डाउन एंड रीशेपिंग द अर्थ सरफेस हमने देख लिया। ओवर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम वेदरिंग एंड इरोजन वर्क टुगेदर टू वेयर डाउन माउंटेन्स, कार्स्ट वैलीज, फॉर्म प्लेन्स एंड क्रिएट फीचर्स सच एज केव्स, क्लिफ्स, रिवर एंड डेल्टास। ठीक है, अब यहां पर केव्स तो समझ गए होंगे, लेकिन ये क्लिफ्स क्या होती है? ठीक है, क्लिफ्स की बात अभी आगे बताऊंगा, जब आगे पढ़ोगे, जब आप बीचेस वगैरह ओशियनिक करंट देखोगे तब क्लिफ समझ में आ जाएगा। रिवर, डेल्टा, इन सब का फॉर्मेशन होता है किसकी वजह से? वेदरिंग और इरोजन की वजह से। ठीक है, यहां तक बात क्लियर, उम्मीद करता हूं अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब चलो आगे बढ़ते हैं। वेदरिंग, अब हो रही है हमारी स्टार्ट। वेदरिंग क्या होती है? वेदरिंग किसे कहते हैं हम? वेदरिंग तो बेसिकली जो बारिश हो रही है, हवाएं चल रही हैं, सॉइल एक जगह से दूसरी जगह जा रही है, लैंडस्लाइड्स हो रहे हैं, और भी चीजों का फॉर्मेशन हो रहा है, सॉइल की फर्टिलिटी लूज हो रही है, सॉइल की फर्टिलिटी इंक्रीज हो रही है, पानी आ रहा है, रनिंग वाटर चल रहा है, ये सब क्या है? यही वेदरिंग है। ठीक है, जो कि हमें किसकी वजह से देखने को मिलती है? मेनली भावा यानी कि बारिश, रेन और विंड की वजह से देखने को मिलती है। कौन? वेदरिंग। ठीक है, इसी चीज को हम वेदरिंग कहते हैं। जो मैंने आपको डायग्राम बताया था कि रॉक्स को ब्रेक कर दिया गया, वही आपका किसका पार्ट है? वेदरिंग का पार्ट है। ठीक है, चलो अब समझते हैं। वेदरिंग इज द प्रोसेस थ्रू विच रॉक्स ऑन द अर्थ सरफेस ब्रेक डाउन इनटू स्मॉल पीसेस ड्यू टू द वेरियस प्रोसेस। ठीक है, अब वो वेरियस प्रोसेस क्या थे? समझ में अब आई गया हो तुम्हारे? वेरियस प्रोसेस कौन कौन से थे? रेन और विंड। ठीक है, ये थे वेरियस प्रोसेस। It does not involve movement of the broken material, only the broke down. अब वेदरिंग में जो होता है, क्या कहा इन्होंने? नॉट इन्वॉल्व मूवमेंट। अब इसमें सिर्फ तोड़ना काम है वेदरिंग का। ठीक है, ब्रेक करना काम है, उसे एक जगह से दूसरी जगह ले जाना काम नहीं है। ठीक है, वो काम किसका होगा? वो काम होगा इरोजन का, जब अभी देखेंगे हम इरोजन। ठीक है, क्या है वेदरिंग का काम? सिर्फ ब्रेक डाउन करना है, ब्रोक करना है, ब्रोकन का मटेरियल, ओनली द ब्रेकिंग डाउन। ठीक है, ये काम किसका है? वेदरिंग का काम है। यहां तक समझ में आ गया? वेदरिंग इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है एग्जाम में कि व्हाट डिफाइन वेदरिंग, व्हाट इज वेदरिंग, टाइप्स ऑफ वेदरिंग। ठीक है, वेदरिंग का क्या रोल रहता है लैंडफॉर्म्स को क्रिएट करने में? तो सारे कॉन्सेप्ट बस अच्छे से क्लियर हो जाने चाहिए, बस यही मेरा पढ़ाने का मकसद है। ठीक है, चलो अब देखते हैं नेक्स्ट टाइप्स ऑफ वेदरिंग। ठीक है, वेदरिंग के टाइप्स। अब वेदरिंग के जो होते हैं मेजर 3 टाइप्स होते हैं। ठीक है, वेदरिंग के कितने टाइप्स होते हैं? 3 टाइप्स होते हैं। पहला टाइप आपका फिजिकल वेदरिंग। ठीक है, फिजिकल वेदरिंग जिसे हम मैकेनिकल वेदरिंग के नाम से भी जानते हैं। दूसरा केमिकल वेदरिंग। ठीक है, और तीसरा बायोलॉजिकल वेदरिंग। ये जो होती है, ये 3 टाइप्स की वेदरिंग होती है, जो कि मेजर इंपॉर्टेंट टाइप्स हैं किसके? वेदरिंग के। अब तीनों को एक एक करके अच्छे से समझते हैं। सबसे पहला फिजिकल वेदरिंग। ठीक है, फिजिकल वेदरिंग कैसे होती है कि जैसे फॉर एग्जाम्पल आपका एक माउंटेन था। ठीक है, माउंटेन था तो माउंटेन पे क्या हुआ? ऊपर से हवा चली, बारिशें आई, तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम वो माउंटेन ब्रेक हो गया। तो जब वो ब्रेक हो गया, छोटे छोटे पीसेस में टूट गया, तो वो किसका पार्ट था? वो था फिजिकल वेदरिंग का पार्ट। जैसे कि फिजिकल वेदरिंग विच रॉक्स ब्रेकिंग इनटू स्मॉल पीसेस ड्यू टू टेम्परेचर चेंज। अब इसमें जो होता है टेम्परेचर का भी चेंज होता है। जैसे कि टेम्परेचर का चेंज कैसे होता है? दिन में तो बहुत गर्मी है, अगर फॉर एग्जांपल राजस्थान का एग्जांपल लो, रेगिस्तान एरिया है, पूरा डेजर्ट एरिया है। ठीक है, तो वहां पर पत्थर हैं बहुत सारे, फॉर एग्जांपल पत्थर है बहुत सारे एक जगह पर। तो हम सबको पता है डेजर्ट का टेम्परेचर कैसा होता है? दिन में तो बहुत तेज गर्मी होती है, लेकिन टेम्परेचर रात को डाउन हो जाता है। तो जब वो टेम्परेचर में चेंज आएगा, ठीक है, फ्लैक्चुएट करेगा, चेंज आएगा, तो वही किसका पार्ट होगा? हमारा फिजिकल वेदरिंग का पार्ट होगा। तो जब टेम्परेचर में चेंज आता है ना, तो जो आपकी नीचे जो आपका मटेरियल होता है, जो आपकी चीजें होती हैं, वो भी ब्रेक होने लगती हैं। जैसे कि रॉक, अब फॉर एग्जांपल दिन में तो इस पत्थर पे बहुत तेज धूप पड़ रही है, लेकिन शाम होते होते ये टेम्परेचर चेंज हो गया, अब ये पत्थर ठंडा हो गया, तो क्या देखने को मिलेगा? पहले तो छोटे छोटे क्रैक्स आने लगेंगे। ठीक है, फिर ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, मिलियंस ऑफ ईयर बाद, वो क्या हो जाएगा? पत्थर बिल्कुल टूट जाएगा और छोटे छोटे पीसेस में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? फिजिकल वेदरिंग कहते हैं, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट रोल किसका रहता है? टेम्परेचर चेंज का रहता है। ठीक है, टेम्परेचर चेंज का सबसे इंपॉर्टेंट रोल रहता है, जिसमें फ्रॉस्ट हो गया, आपका विंड हो गया, ये सब क्या है? आपके टेम्परेचर को चेंज करने में। हीट का भी रोल रहता है। तो ये होती है हमारी कौन सी? फिजिकल वेदरिंग। अब इसके बाद आती है केमिकल वेदरिंग। अब ये क्या है? केमिकल वेदरिंग तो बेसिकली जब कोई केमिकल दूसरे केमिकल से रिएक्ट कर जाता है, जैसे कि हवा में बहुत सारा मॉइस्चर है। ठीक है, हवा में मॉइस्चर है,
अब ऊपर से बारिश आई, ठीक है, हाइड्रोजन आई, H2O आया, पानी आया, तो वो क्या करा, रिएक्ट कर गया, ठीक है। ऐसा देखते होंगे कि रस्टिंग कैसे आती है, रिएक्शन की वजह से ही तो आती है। रस्टिंग सुना होगा केमिस्ट्री वगैरह में, तो जो जंग लग जाती है किसी चीज पे, वो क्या केमिकल चेंज ही तो होता है कि एक जगह थी, एक आयरन पड़ा हुआ था, एक आयरन की रॉड थी, लेकिन वहां पर बारिश पड़े जा रही है और फिर टेम्परेचर भी चेंज हो रहा है, कभी धूप, कभी बारिश, कभी हवा, तो क्या देखोगे, मां उस चीज पे जंग आ जाएगी। तो कभी सोचा है जंग कैसे आती है? तो इसी चीज में हम इसका एग्जाम्पल ले रहे हैं केमिकल वेदरिंग का, ठीक है। इन विच मिनरल्स इन रॉक चेंज बिकॉज ऑफ रिएक्शंस विद वाटर, एयर और एसिड्स, ठीक है, लीडिंग टू न्यू सब्सटेंस। अब इसमें किसका रोल रहता है, रिएक्शन विद वाटर, जिसका मैंने आपको रेन का एग्जांपल दिया, H2O मॉइस्चर एयर में मौजूद होता है, ठीक है, मॉइस्चर एयर में आ गया, और दूसरा एसिड्स, ठीक है, जो एसिड्स होते हैं जो एक दूसरे के साथ रिएक्ट कर जाते हैं, ठीक है, एसिड और बेसिक पढ़ा ही होगा, ठीक है, उम्मीद करता हूं उसकी नॉलेज तो होगी आप लोगों को। लीडिंग टू द न्यू सब्सटेंस, और इसी की वजह से जब कोई नया सब्सटेंस बनता है, वो किसका एग्जाम्पल होता है, वो होता है एग्जाम्पल आपका किसका, केमिकल वेदरिंग का, ठीक है। तो ये थी आपकी केमिकल वेदरिंग। अब इसके बाद जो लास्ट टाइप है वेदरिंग का, वो कौन सा है, बायोलॉजिकल वेदरिंग। अब अच्छे से इमेज आ गई है, इमेज के जरिए से समझाऊंगा क्या होता है ये। पहले बायोलॉजिकल वेदरिंग देख लेते हैं। बायोलॉजिकल वेदरिंग वो, जैसे कि फॉर एग्जांपल एक ट्री है, इस इमेज से आप अंदाजा लगा सकते हो, एक ट्री था, ठीक है, एक पेड़ था, लेकिन वो पेड़ जो था पहले छोटा था, अब उस पेड़ के नीचे एक बड़ा सा पत्थर था, लेकिन जब वो पेड़ छोटा था, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम वो पेड़ बड़ा होगा। जब वो पेड़ बड़ा होगा तो उसकी जो जड़ें हैं, जो उसकी रूट हैं, वो भी जमीन में नीचे अपनी पकड़ बनाएंगी। तो जो वो पत्थर था, ये जो बड़ा सा पत्थर था, ये जड़ों के साथ क्या हो जाएगा, जड़ों के प्रेशर से ब्रेक डाउन हो जाएगा, ठीक है, छोटे छोटे पार्ट्स में टूट जाएगा। और जब ये पार्ट्स जड़ों की मजबूती की वजह से, किसी भी और बायोलॉजिकल कंडीशन की वजह से ब्रेक डाउन हो जाते हैं, उसी चीज को हम क्या कहते हैं, बायोलॉजिकल वेदरिंग कहते हैं, ठीक है। उसी प्रोसेस को कहा जाता है बायोलॉजिकल वेदरिंग, विच कॉज्ड बाय द प्लांट, एनिमल और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ठीक है, जो कि किसके जरिए से होती है, प्लांट के जरिए से भी होती है, एनिमल्स के जरिए से भी होती है, और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के जरिए से भी होती है, जैसे बैक्टीरिया लग गए, ठीक है, फंगाई लग गई, ये सब चीजें। When plants roots grow into the cracks of rocks and split them apart, जब आप इमेज से देख ही सकते हो कि एक पेड़ था, उसने अपनी जड़ें मजबूत करी, तो वो जो बड़ा सा पत्थर था वो क्या था, वो टूट गया, ठीक है। तो वो जो था बड़ा सा पत्थर, वो क्या था, वो टूट गया, ब्रेक डाउन हो गया। तो यही प्रोसेस आपका किसका एग्जाम्पल है, बायोलॉजिकल वेदरिंग का एग्जाम्पल है, ठीक है। यहां तक बात क्लियर, कोई डाउट? चलो ठीक है, उम्मीद करता हूं यहां तक अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब एक बार फिजिकल वेदरिंग और केमिकल वेदरिंग को और देख लेते हैं। जैसे कि ये था, एक बड़ा सा रॉक था, ठीक है, यहां पर जो था, इस पहले तो बहुत ज्यादा टेम्परेचर था, ठीक है, बहुत ज्यादा हीट पड़ती थी, लेकिन शाम होते होते क्या हो जाता था, ये ठंडा हो जाता, ठीक है, ठंडा हो जाता था, कूलिंग, और बारिश भी हो गई, कभी कभी जो है स्नो भी आ गई, जरूरी नहीं है डेजर्ट, किसी भी पत्थर की हम बात कर सकते हैं, रॉक की। तो जब उसमें चेंज आएगा ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, वो होता है हमारा फिजिकल वेदरिंग के जरिए से, ठीक है, फिजिकल वेदरिंग के जरिए से, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले कौन करता है, एग्जैक्टली टेम्परेचर चेंज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब इसके बाद आती है केमिकल चेंज, जैसे कि केमिकल सब्सटेंस इन द एयर एंड इन रेन, ठीक है, जो केमिकल सब्सटेंस होते हैं वो कहां पर, हवा में और रेन में, जब दोनों आपस में रिएक्ट कर जाते हैं तो वो क्या करते हैं, केमिकल चेंज देखने को मिलता है। और जब ये केमिकल चेंज होता है तो वो किसकी जगह ले लेता है, बिल्कुल सही, केमिकल वेदरिंग की जगह ले लेता है, ठीक है। तो ये थी हमारी अभी तक केमिकल वेदरिंग की बात। तो आज हमने दो चीजों को देखा अच्छे से, केमिकल वेदरिंग को समझा, फिजिकल वेदरिंग को समझा, और बायोलॉजिकल वेदरिंग को समझा, और वेदरिंग को समझा। वेदरिंग होती क्या है, तो बेसिकली वेदरिंग और उसके टाइप्स को देखा, प्लेट टेक्टोनिक्स के टाइप्स के बारे में पढ़ा, और कन्वर्जेंट, डाइवर्जेंट और ट्रांसफॉर्म जो बाउंड्रीज होती हैं वो कैसे आपका शेप बनाती हैं, प्लेट टेक्टोनिक्स क्या होती है, रिंग ऑफ फायर, ये सारी चीजें उम्मीद करता हूं आपके अच्छे से समझ में आ गई होंगी, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट पार्ट में हम जो है केमिकल बायोलॉजिकल वेदरिंग के बाद से ही स्टार्ट करेंगे अब इरोजन वाला पार्ट, ठीक है। अब इरोजन का क्या रोल रहता है वो हम नेक्स्ट क्लास में आपके साथ लेकर आएंगे। उम्मीद करता हूं अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो ऐसे ही जोड़ते रहिए, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।